हेलो स्टूडेंट्स, तकनीकी गड़बड़ी के कारण नेट काम न ठीक से करने के कारण आपका लाइव क्लास नहीं हो पाया है, लेकिन वीडियो तो आपको बना कर देना ही है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा उत्सुक इसलिए थे कि आपकी जो एग्जाम आ रही है, 1-2 दिन में जो एग्जाम होगी इंग्लिश का, उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन तो राइटर चैप्टर से रहेगा, जो 10 नंबर का मिलान होता है राइटर चैप्टर से रहता है और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहता है। इसलिए मेरी उत्सुकता भी थी कि मैं इसे तुरंत बना दूं और ये आप तक पहुंचा दूं ताकि सुधार रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला चैप्टर, यानी ये प्रोज का है। प्रोज पोएट्री दोनों बताना है। प्रोज में 11 चैप्टर है, तो प्रोज का है तो एकदम ऐसे ढंग से मैं बताना चाहता हूं कि आपको याद हो जाए, याद रहे। तो ध्यान देंगे, आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करने वाले व्यक्ति हमारे बापूजी ही हो सकते हैं, यानी कि हमारे बापूजी यानी कि महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की चर्चा किए थे। तो बड़ी आसान तरीका से हम याद कर सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की चर्चा करने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है क्या? तो यह एक एसे है। क्या है? एसे है। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से आ गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की चर्चा कौन की है? तो हमारे बापूजी महात्मा गांधी की है। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है क्या? तो यह एक एसे है। क्लियर? नेक्स्ट, भारत इज माय होम। किसने कहा था भाई भारत इज माय होम? तो भारत इज माय होम कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने थे, और इसी राष्ट्रपति बनने के बाद जब शपथ लिए थे तो उस शपथ के दौरान उन्होंने कहा था भारत इज माय होम। तो ये जब शपथ लिए थे और शपथ के दौरान, शपथ के बाद जो भाषण दिए थे, उस भाषण में इन्होंने बोला था, तो भाषण बोले तो स्पीच। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या दिए? स्पीच। और स्पीच में क्या बोले? भारत इज माय होम। बड़ी आसान तरीके से याद कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या दिए? स्पीच। और स्पीच में बोले क्या? भारत इज माय होम। क्या बोले? भारत इज माय होम। चलिए नेक्स्ट बात है, ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी की बात कौन कर सकते हैं? तो मनोहर मालगुनकर कर सकते हैं। बड़ी आसान तरीके से हम याद कर लेंगे। एक पिंच ऑफ सनफ यानी कि एक चुटकी खैनी की बात कौन करेंगे? तो मनोहर मालगुनकर करेंगे। तो मनोहर मालगुनकर, ए पिंच ऑफ सनफ किसने लिखा? मनोहर मालगुनकर। और ये है क्या? तो शॉर्ट स्टोरी है। ए पिंच ऑफ सनफ यानी एक चुटकी खैनी की बात किसने किया? मनोहर मालगुनकर ने किया। और ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। याद हो गया बच्चों? मैं समझता हूं याद हो जाना चाहिए आपको, इसमें प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। 10 नंबर एकदम पक्का तो पक्का। चलिए आगे की बात करते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। तो सपना देखने वाले व्यक्ति कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सपना देखने वाले व्यक्ति कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि सपना किसने देखा था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और यह भी एक स्पीच है। यह क्या है? स्पीच है। तो आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जिन्हें किसने दिया था? तो मार्टिन लूथर किंग ने दिया था। मार्टिन लूथर किंग ने दिया था। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मार्टिन लूथर किंग यहाँ अमेरिका में 2 प्रकार के लोग थे, व्हाइट और निग्रो। मार्टिन लूथर किंग निग्रो थे। क्या थे? निग्रो। मार्टिन लूथर किंग खुद निग्रो थे और इन्होंने निग्रो के पक्ष में, निग्रो के भलाई की बात कर रहे थे और निग्रो के भलाई के लिए ही सपना देखा था। तो अब एक बड़ी आसान बात है कि आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम यानी कि जो लिखा गया है, जो भाषण दी गई है किनके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग द्वारा। इतना नहीं याद है तो सिंपल सी बात है कि सपना किसने देखा था? मार्टिन लूथर किंग देखा था। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। चलिए अगला हम देखते हैं चैप्टर के बारे में, राइटर के बारे में। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो विचार जो मानव जाति को मदद किया। तो ये आइडियाज की बात कौन करते हैं? तो बेर्ट्रांड रसेल करते हैं। बेर्ट्रांड रसेल। आइडियाज की बात किसने किया? बेर्ट्रांड रसेल। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बात किसने किया? बेर्ट्रांड रसेल। और यह है क्या? एसे। ये क्या है? एसे। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड की बात, यानी आइडियाज की बात किसने कहा? तो बेर्ट्रांड रसेल ने कहा। और ये क्या है? एक एसे है। ये क्या है? एक एसे है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, द आर्टिस्ट। चलिए कलाकारी की बात की, तो कलाकारी की बात तो करते हैं सीगा नायोवा, जापानीज राइटर है सीगा नायोवा। कलाकारी की बात करें, द आर्टिस्ट की बात
शिगा नावा जो एक जापानीज राइटर है, क्या है, जापानीज राइटर है, और द आर्टिस्ट भी क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। फिर से बात करेंगे, कलाकारी की बात क्या किसने किया, द आर्टिस्ट की बात किसने किया, तो शिगा नावा ने किया, और ये क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, ए चाइल्ड इज बर्न। ए चाइल्ड इज बर्न, ए चाइल्ड इज बर्न क्या किसने बात की, तो जर्मन ग्लियर। ए चाइल्ड इज बर्न इनके द्वारा लिखा गया है, जर्मन ग्लियर के द्वारा। किसके द्वारा, जर्मन ग्लियर के द्वारा। और ये है क्या, ये एसे है बच्चों, ये एसे है, ये क्या है, एसे है। आगे, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात किसने किया, डॉर्थी एल्सियस। प्रेस की स्वतंत्रता की बात किसने किया, डॉर्थी एल्सियस। और ये है क्या, एसे है, ये है क्या, एसे है। और मैं बता दूं कि ड्यूरिंग वार टाइम, अगर युद्ध के दौरान भी अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात होती है, तो कहां की प्रेस की स्वतंत्रता की बात है, तो ब्रिटेन की प्रेस की स्वतंत्रता की बात है। बच्चों आगे चलते हैं, द अर्थ, भूमि की बात करते हैं। तो द अर्थ यानी भूमि की बात किसने की, एचिबेट्स। किसने की, एचिबेट्स। भूमि की बात किसने की, एचिबेट्स। और ये क्या है, द अर्थ क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। एक बार फिर से देखिए, द अर्थ लिखा गया एचिबेट्स के द्वारा, और ये है क्या, तो ये है शॉर्ट स्टोरी। ये क्या है बच्चों, शॉर्ट स्टोरी है। आगे, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई। बच्चे यहाँ ये होना चाहिए, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, तो माने यात्रियों के नजरों में भारत का एक दौरा, यानी ऐसे भी हम सोच सकते हैं। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई क्या है, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है जो पर्ल स्बर्ग लिखी हुई है। कौन, पर्ल स्बर्ग। और इसे ट्रैवलॉग भी कहा जाता है। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई ट्रैवलॉग भी कहा जाता है, या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्ल स्बर्ग हमेशा लगभग भारत ही में नहीं बल्कि कि दुनिया के कई देशों में पर्ल स्बर्ग दौरा की थी, यात्रा की थी। और इनकी अधिकांश कविताएं, इनकी अधिकांश रचना, कविता नहीं, इनकी अधिकांश रचनाएं यात्रा से ही संबंधित रहा है। और जब पर्ल स्बर्ग भारत आई थी और देखी, यानी भारत की स्थिति जानने, हालांकि भारत में ताजमहल देखने नहीं आई थी, फतेहपुर सीकरी देखने नहीं आई थी, रेड फोर्ट देखने नहीं आई थी, हालांकि वो देखी थी। भारत के दो समूह के लोगों, किसान वर्ग के लोगों और शहर में रहने वाले बुद्धिजीवी लोगों से बात करने आई थी अपनी स्वतंत्रता के बारे में, यानी भारत की स्वतंत्रता के बारे में। तो वह इसी पर एक बुक यानी एक चैप्टर लिखी, और इस चैप्टर का नाम पड़ा इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई। लेकिन भारत के विचार, भारत के सत्ता संस्कृति को जो देखी, तो जब पर्ल स्बर्ग लौट कर गई, तो पर्ल स्बर्ग एक और बुक लिखी भारत की यादों में, और उन्हें लग रहा था कि भारतीय लोग ही इनके सही अर्थ समझेंगे। उसका नाम था कम माय बिलव्ड, कम माय बिलव्ड। एक बात और ध्यान देंगे कि कम माय बिलव्ड, कम माय बिलव्ड किसने लिखा था, तो पर्ल स्बर्ग। ये बहुत बार पूछा हुआ है बच्चों, याद रखेंगे। तो हम बता रहे थे बच्चों, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, ध्यान देंगे आप थोड़ा सा यहां पर, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई। तो इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, ए ट्रैवलर्स आई क्या है, ऐसे है। और यह ऐसे लिखा गया है किनके द्वारा, पर्ल स्बर्ग के द्वारा। मैं फिर से बता दूं, जब पर्ल स्बर्ग इंडिया से लौटी थी, जब पर्ल स्बर्ग इंडिया से लौटी थी, तो उस समय, जब पर्ल स्बर्ग इंडिया से लौटी थी, तो उस समय पर्ल स्बर्ग लौटने के बाद जब इंडिया की याद आ रही थी, पर्ल स्बर्ग को जब इंडिया की याद आ रही थी, तो इंडिया की याद में एक बुक लिखी थी पर्ल स्बर्ग, और उस बुक का नाम था, फिर से मैं बता दूं, कम माय बिलव्ड। इससे 2-3 क्वेश्चन आता है। कम माय बिलव्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो पर्ल स्बर्ग के द्वारा। दूसरी बात, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो कम माय बिलव्ड का बैकग्राउंड है इंडियन बैकग्राउंड है। वो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कम माय बिलव्ड का बैकग्राउंड क्या है, इंडियन। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं।
ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। तो शादी की प्रस्ताव वाली बात कौन की है? तो अंटोन चेखव, कभी कभी अंटोन पी चेखव भी कहते हैं या अंटोन चेखव कहते हैं। तो ए मैरिज प्रपोजल की बात कौन कर रहे हैं? अंटोन चेखव। ए मैरिज प्रपोजल की बात कौन कर रहे हैं? अंटोन चेखव। और ये क्या है? तो यह वन एक्ट प्ले है। यह क्या है? वन एक्ट प्ले है। बच्चों जानकारी के लिए मैं बता दूं, ड्रामा का एक प्रकार यह भी होता है, पूछता है ड्रामा का 4 प्रकार लिखिए, ड्रामा 2 प्रकार के लिखिए। तो ड्रामा में होता है कॉमेडी होता है, ट्रेजेडी होता है, मेलो ड्रामा होता है, एक वन एक्ट प्ले होता है, यह भी एक प्रकार के ड्रामा होता है। तो ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ड्रामा का जो टाइप होता है उसमें बता देंगे। लेकिन एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि मैरिज प्रपोजल की बात करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अंटोन चेखव थे। और ये क्या है? वन एक्ट प्ले है। आपके बुक में एक ही ड्रामा है जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। तो मैं समझता हूं बच्चों कि आपका ये प्रोज सेक्शन क्लियर हो गया। और याद रखना है, ये बहुत पूछता है आपके एग्जामिनेशन में। अब हम चलेंगे पोएट्री पर। कहां चलेंगे? पोएट्री सेक्शन में चल रहे हैं। इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को मैं एक बार फिर से लेकर आऊंगा जिसमें राइटर, चैप्टर, कैटेगरी, डेथ, बर्थ सारी बातों को बताऊंगा मैं। वहां एक थोड़ा सा ज्यादा डीप में होगा। अब चलते हैं पोएट्री सेक्शन में। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा? जॉन डॉन। किसने लिखा? जॉन डॉन। याद रखिएगा बच्चों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा? जॉन डॉन। और जॉन डॉन कैसा कवि है? मेटाफिजिकल, बहुत बार पूछा हुआ है। मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन कैसा कवि है? मेटाफिजिकल, कई बार पूछा गया है। और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो ये बात पूछी गई है कि जॉन डॉन का जन्म कब हुआ, ये बहुत बार पूछा गया है। और याद रखिएगा जॉन डॉन का जन्म है 1572 ईस्वी। याद रखिए, बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। इसलिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा? जॉन डॉन। जॉन डॉन कैसा कवि है? मेटाफिजिकल कवि है। और ये जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? 1572 ईस्वी। याद रखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत गाने वाले व्यक्ति कौन थे? वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि खुद का गीत गाने वाले व्यक्ति कौन थे? वाल्ट व्हिटमैन। कौन थे? वाल्ट व्हिटमैन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट भी कहा जाता है। वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, वाल्ट व्हिटमैन को क्या कहते हैं? पीपल्स पोएट। बहुत बार पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है, बच्चे झुलझुला जाते हैं कि सर ये क्या क्वेश्चन है, कोई तुक नहीं है क्वेश्चन पूछने का। क्या? नाउ आई 37 years old, नाउ आई 37 years old। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत पूछता है बच्चों। देखो दोस्त, बहुत पूछता है कि नाउ आई 37 years old क्या है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाउ आई 37 years old, ये जो पंक्ति है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। और लिखने वाला व्यक्ति कौन थे? वाल्ट व्हिटमैन। वो खुद के बारे में कहे थे कि नाउ आई 37 years old। याद रखिएगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये किसने लिखा? W.H. Auden। किसने लिखा? W.H. Auden। और W.H. Auden हमेशा कविता को सीरियस गेम मानते थे। सीरियस गेम, सीरियस गेम बहुत बार पूछा हुआ है बच्चों, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू W.H. Auden, पोएट्री वाज ए सीरियस गेम। बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा? तो W.H. Auden। और W.H. Auden पोएट्री को, कविता को क्या समझते थे? सीरियस गेम समझते थे। बहुत बार ये पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू whom, according to whom poetry was a serious game, तो according to W.H. Auden। याद रखिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, और टू ऑटम, टू ऑटम को ओड टू ऑटम भी कहते हैं। टू ऑटम को ओड टू ऑटम भी कहते हैं। तो ओड टू ऑटम, ओड की मतलब यहाँ गीत होता है, जो ओड एक होता है ओ डबल डी बी सम, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। ओड, ओ डी ई, ओड टू ऑटम। तो ओड टू ऑटम माने पतझड़ के गीत की बात होगी। तो ओड टू ऑटम किसने लिखा? जॉन कीट्स।
ओड टू ऑटम किसने लिखा? जॉन कीट्स। अब चलिए एक बहुत बड़ी बात मैं समझाऊं, जॉन कीट्स के बारे में दो चार फैक्ट समझना बड़ी जरूरी है। पहला, जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है, याद रखेंगे बच्चों, जॉन कीट्स क्या है? रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट है बच्चों। जॉन कीट्स क्या है? रोमांटिक पोएट है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जॉन कीट्स क्या है? रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट। अब एक क्वेश्चन, लेकिन ये जो कविता है ओड टू ऑटम, ये नेचर पोएम है, नेचर पोएम है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर जॉन कीट्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है कि जॉन कीट्स कैसा कवि है, तो जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट है। लेकिन ये जो कविता है ओड टू ऑटम, ये नेचर पोएम है। ये क्या है? नेचर पोएम। इसके अकॉर्डिंग टू तो हम जॉन कीट्स को नेचर पोएट भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर रोमांटिक पोएट ऑप्शन में है तो ज्यादा अच्छा ही है रोमांटिक पोएट, और रोमांटिक पोएट ही ज्यादा जगह क्वेश्चन रहता है और इसको मानेंगे, याद रखिएगा। जॉन कीट्स के बारे में दो चार फैक्ट बताए थे। A thing of beauty is a job for ever, किसने कहा था? ये पंक्ति किनका है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, A thing of beauty is job for ever, तो ये पंक्ति भी जॉन कीट्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटर में बहुत बार पूछता है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। एक अगला सेंटेंस है बच्चों, उसको भी ध्यान देंगे। ट्रूथ, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ये पंक्ति भी किनका है? जॉन कीट्स का है, जॉन कीट्स का है। याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है, हमेशा याद रखेंगे बच्चों। एन एपिटाफ की बात करते हैं, किसने लिखा? वाल्टर डे ला मेयर। किसने? एन एपिटाफ किसने लिखा? वाल्टर डे ला मेयर। अब चलिए वाल्टर डे ला मेयर के बारे में भी कुछ हम समझेंगे बच्चों। वाल्टर डे ला मेयर को चिल्ड्रेन्स पोएट कहा जाता है। वाल्टर डे ला मेयर को चिल्ड्रेन्स पोएट कहा जाता है। वाल्टर डे ला मेयर को बच्चों चिल्ड्रेन्स पोएट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से। एन एपिटाफ किसने लिखा? एन एपिटाफ लिखा वाल्टर डे ला मेयर। कौन लिखा? वाल्टर डे ला मेयर। और वाल्टर डे ला मेयर को चिल्ड्रेन्स पोएट बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। चिल्ड्रेन्स पोएट किसे कहा जाता है? तो वाल्टर डे ला मेयर को। और दूसरी बात क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत सारी कविता लिखी थी। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे कविता पढ़े हैं, ये जरूरी नहीं वाल्टर डे ला मेयर, लेकिन बच्चों के लिए कविता जोनी जोनी यस पापा, तो ये सब है। लिटिल लिटिल ट्विंकल स्टार, ऐसे कविता जो थे बच्चों के लिए हैं। तो इस टाइप के कविता वाल्टर डे ला मेयर लिखते थे बच्चों के लिए, तो इसलिए वाल्टर डे ला मेयर को चिल्ड्रेन्स पोएट की उपाधि दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्जर, बहुत इंपॉर्टेंट। द सोल्जर किसने लिखा? रूपर्ट ब्रूक। अब रूपर्ट ब्रूक के बारे में समझिए। रूपर्ट ब्रूक के बारे में ये समझेंगे, रूपर्ट ब्रूक एक सैनिक के साथ साथ एक महान पोएट भी थे। ये एक ब्रिटिश सैनिक भी थे, ब्रिटिश सोल्जर। ध्यान दीजिएगा, रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर किसने लिखा? तो द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक लिखा। तो रूपर्ट ब्रूक यह खुद सोल्जर थे और सोल्जर के साथ साथ पोएट भी थे। इस कविता में द सोल्जर में इन्होंने एक सैनिक के व्यथा का वर्णन करने का काम किया है। और मैं आपको ये बताऊं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रूपर्ट ब्रूक, ये जो बात कर रहे हैं यहाँ सोल्जर कविता में रूपर्ट ब्रूक, तो सोल्जर कविता वार पोयम है। वार पोयम कैसा पोयम है बच्चों? वार पोयम। अब ध्यान देंगे कितना आसान लगता है। जब द सोल्जर वार पोयम है तो वार पोयम को लिखने वाले व्यक्ति को हम वार पोएट कहते हैं। क्या कहते हैं? वार पोएट। याद रखेंगे वार पोएट। यहां से पूछा नहीं कि द सोल्जर कैसी कविता? तो वार पोएम। और रूपर्ट ब्रूक कैसे कवि? तो वार पोएट। याद रखेंगे बच्चों, वार पोएट। रूपर्ट ब्रूक कैसे कवि है? वार पोएट है। तो चलिए आगे अब देखते हैं। मैकबीटी द मिस्ट्री कैट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब है आपका
मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट। अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में मैकविटी है क्या? तो मैकविटी तो एक कैट है। ध्यान दीजिएगा, ये भी बात, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मैकविटी क्या है? कैट, डॉग, ऐसा। तो मैकविटी कैट को कहा गया, कैट का नाम है मैकविटी। और मैकविटी इतना नोटोरियस यानी कुख्यात, इंग्लैंड में इतना कुख्यात है कि हर मिसडीड के लिए, हर गलत कार्य के लिए अगर किसी पर दोषारोपण होता है तो मैकविटी पर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मैकविटी का मिस्ट्री कैट किसने लिखा? टी.एस. इलियट। और टी.एस. इलियट भी एक बिल्ली पाले थे। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि टीएस इलियट के पास कौन सा जानवर था? तो कैट है, कैट याद रखेंगे, कैट। चलिए आगे देखते हैं, फायर हिम। फायर हिम, हिम माने भी होता है बच्चों आग का गिफ्ट। के.टी.एन. दारूवाला किसने लिखा? के.टी.एन. दारूवाला। ऐसे तो बहुत सारी बात बताना है बच्चों, तो ये सारी बात अगर बताने लगेंगे तो मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहला वीडियो जो आपको ऑनलाइन यानी कि डिजिटल बोर्ड पर मैं दे रहा हूँ, इतना लंबा आज नहीं बनाऊँ, फिर अगले दिन इस वीडियो को मैं और दूसरे तरीका से ले चलूंगा जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ भी आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो रहा है, लेकिन इससे भी लंबा प्रोसेस होगा। तो चलिए, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट। मैकविटी द मिस्ट्री कैट था टी.एस. इलियट, और टी.एस. इलियट खुद एक कैट पाले हुए थे। अगला है फायर हिम, आग का गीत। आग का गीत के.टी.एन. दारूवाला। चलिए अब थोड़ी सी बात समझिए, फायर हिम में चर्चा क्या है? बर्निंग घाट का। ये बहुत बार पूछता है, फायर हिम में किसकी चर्चा है? तो बर्निंग घाट का बहुत बार पूछता है बच्चों, याद रखिएगा। फायर हिम में किसकी चर्चा है? बर्निंग घाट का। और फायर हिम लिखा किसने? के.टी.एन. दारूवाला। और मैं बता दूं, के.टी.एन. दारूवाला धर्म से बायरिलीजन पारसी थे। पारसी, ये भी पूछता है के.टी.एन. दारूवाला रिलीजन से क्या थे? तो पारसी थे। और पारसी को जोरोस्ट्रियन भी कहा जाता है। पारसी को जोरोस्ट्रियन भी कहा जाता है, याद हो जाना चाहिए आपको बच्चों। पारसी को एक और नाम से जानते हैं, जोरोस्ट्रियन। तो फायर हिम में चर्चा किसका है? बर्निंग घाट की। फायर हिम लिखा गया किसके द्वारा? के.टी.एन. दारूवाला के द्वारा। और के.टी.एन. दारूवाला रिलीजन से क्या थे? पारसी। और इनके धर्म में मरे हुए शरीर को, डेथ बॉडी को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। और दफनाने की जो जगह है उसे कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस। पारसी में जो दफनाने की जगह है उसे टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। और टावर ऑफ साइलेंस माने कवि के घर से 1000 मील दूर था, जिसके कारण अपनी प्रथम फर्स्ट बर्न चाइल्ड को जलने के लिए भेज देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, स्नैक। स्नैक किसने लिखा? स्नैक डी.एच. लॉरेंस। किसने लिखा? डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस स्नैक लिखा। बच्चों अगला लास्ट है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा? कमला दास। कमला दास। मैं बताऊं बच्चों, माय ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा? कमला दास। कमला दास लिखा। ध्यान दीजिएगा बच्चों थोड़ा सा, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा? कमला दास। कमला दास। अब इसके बारे में भी कुछ बात समझिए, कमला दास के बारे में कुछ बात समझना है। कमला दास के बारे में क्या समझना है, सो बताते हैं बच्चों। कमला दास के बारे में समझना यह है कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ये बहुत बार पूछा गया है कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस कैसी कविता है? तो ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। पोयम बहुत बार पूछा हुआ है कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस कैसी कविता है? तो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। किसका? कमला दास का। कमला दास जब छोटी थी तो अपना जीवन अपनी नानी माँ या दादी माँ के साथ बिताई थी, और उसी बात की चर्चा इस कविता में की है माय ग्रैंड मदर्स हाउस में। तो बच्चों मैं समझता हूं कि ये आप देख लेंगे और निश्चित रूप से इससे 10 नंबर तो राइटर चैप्टर हो गया,
और अगला दिन मैं आपको मैचिंग टेस्ट लेकर आऊंगा और कुछ अन्य ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। और इतना मैं समझता हूँ आप लोग ध्यान से देख लेंगे, याद हो जाना चाहिए आपको। और फिर मैं कल मिलता हूँ और बीच में पूछता भी रहूंगा भाई आपसे, क्या क्या लिखे जॉन डॉन कैसा पोएट है, वाल्टर डिलामेयर कैसा पोएट है, वाल्टर डिलामेयर कौन सी कविता लिखे, तो ये जवाब भी आपका मिलना चाहिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।